Mhm. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर ज़ुबैर का, जिन्होंने आज हमें फिर ज्वाइन किया है। ये आज ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमें इंफॉर्मेशन देंगे और उसकी मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा मुख्तसर सा तारुफ डॉक्टर ज़ुबैर का, जिन्होंने पिछली दफ़ा अटेंड नहीं किया था हमारे साथ। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और क्लास फेलो थे लॉ मेडिकल कॉलेज में। फिर ये यूके आ गए, बल्कि मैं इनके पास से कुछ अरसे मेहमान के तौर पे भी रहा, जब मैं पहली दफ़ा यूके आया था। और हमारी दोस्ती जो उससे चल रही है। तो जब मैंने उनको यानी ऑफ़र किया इस काम के लिए, तो उन्होंने फ़ौरन लबैक कहा और उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करता चलूँ, जो मैं बाद में भी इंशाअल्लाह अनाउंस करूँगा, कि हमने यूरोलॉजी में सिर्फ़ अब फ़िलहाल मैंने शुरू किया कि मैंने डायरेक्टली व्हाट्सऐप के ज़रिए कंसल्टेशन शुरू कर दी है कल से, यस्टरडे। तो उससे होगा कि आप कोई भी इस नंबर को आप फॉरवर्ड कर देंगे लोगों को, तो वो अपना वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं वॉइस मैसेज के ज़रिए उनको जवाब दे दूँगा। और फ़ेस टू फ़ेस कंसल्टेशन जो है वो सैटरडे और संडे को किया करेंगे, पाकिस्तान के वक़्त के हिसाब से 2:30 से 4:30 और संडे को भी 2:30 से 4:30। तो ये ब्रीफ अनाउंसमेंट फिर मैं रिपीट कर दूँगा। तो डॉक्टर ज़ुबैर, आप बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें प्रेज़ेंटेशन अपनी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़ा भाई, मुझे आपने दोबारा मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था ब्रेस्ट अवेयरनेस के ऊपर बेसिकली, और आज का जो टॉपिक है वो मेनली कंसंट्रेट हम करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि 35-40 मिनट जो मेरे पास टाइम है उसमें इसको कवर करूँ। हालाँकि टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको मैं कोशिश करूँगा कंसाइज़ करके प्रेज़ेंट करूँ। और ये मेरी जगह है जहाँ मैं काम करता हूँ, लिंकन ब्रेस्ट यूनिट, लिंकनशायर में, यूके में। और इस स्लाइड के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस भी है, जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए इस टॉपिक के ऊपर बाद में भी, तो वो ये जॉइन कर सकते हैं मुझे वाया ईमेल। तो इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रीफली ये है, थोड़ी सी ब्रेस्ट एनाटॉमी पे और रिस्क फैक्टर पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो हैं उन पे बात करेंगे, जो स्टेज और ग्रेड्स होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, उस पे बात करेंगे। ब्रीफली साइंस एंड सिम्टम्स पे बात करेंगे, कैसे हम इन पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको उनको कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, डायग्नोसिस, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। तो ब्रेस्ट एनाटॉमी और रिस्क फैक्टर पे थोड़ी सी बात करते हैं। पहले तो ये है कि कैंसर क्या है। कैंसर जो है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो जब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं किसी भी स्टिमुलस की वजह से, तो वो फिर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो एक ट्यूमर बना लेते हैं। बेसिकली दैट इज़ व्हाट कैंसर इज़। और ये खाली ब्रेस्ट से ये डेफिनेशन नहीं वाबस्ता, ये जिस्म के किसी भी हिस्से में कैंसर होगा उसकी वजह ये होती है एबनॉर्मल कैंसर डिवीजन होती है किसी भी स्टिमुलस से। जो स्टिमुलस होता है या तो आपके अंदर पहले से मौजूद होता है, जिसको हम जेनेटिकल स्टिमुलस कहते हैं, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो बाद में भी बात करते हैं। अब ब्रेस्ट ट्यूमर जो होते हैं वो बिनाइन भी होते हैं, जो कि कैंसर नहीं होते, और कैंसरस जो लंप होते हैं वो मेलिग्नेंट जिनको हम कहते हैं, जो कैंसरस ब्रेस्ट लंप्स होते हैं। बिनाइन लंप्स में हमने लास्ट वीक बात की थी, तो वो लेक्चर ज़ाहिर है इस वेबसाइट पे है, तो वो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं, बिनाइन लंप्स क्या होते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है। और जो ब्रेस्ट कैंसर है, ज़ाहिर है वो ब्रेस्ट में बनता है, ब्रेस्ट टिश्यू में बनता है, और ये फिर स्प्रेड करता है लिम्फेटिक चैनल से, जो कि लिम्फ ग्लैंड्स में जाते हैं। गुदूद जो होते हैं हमारे बगलों में और नेक के अंदर, उसके अंदर फिर स्प्रेड कर सकते हैं और वहाँ से फिर बॉडी के दूसरे हिस्सों में जा सकते हैं। ये ब्रीफ सी एनाटॉमी है ब्रेस्ट की। इसको क्रॉस सेक्शनल देख सकते हैं आपके, कैसे डिवाइड किया हुआ है। सामने से अगर शुरू करें तो निप्पल से लेके पीछे मसल तक, रिब्स तक, ये सारे स्ट्रक्चर डिफाइन किए हुए हैं और उनकी लेबलिंग की हुई है। तो बेसिकली ये ब्रेस्ट ग्लैंड्स और फैटी टिश्यू पे मुंसलिक एक ऑर्गन है, जो कि मसल के ऊपर, चेस्ट के ऊपर होता है, फ्रंट में 2 to 6 रिब आई थिंक
होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है जहाँ से ब्रेस्ट कैंसर के सेल स्प्रेड कर सकते हैं, वो ब्रेस्ट से यूजुअली आपके बगलों में जाते हैं, गुदूद के अंदर ग्लैंड्स जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं, और वहाँ से ये स्प्रेड होके नेक में जा सकते हैं, जिसको हम सुप्राक्लेविकुलर और इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड कहते हैं। और सम केसेस में मीडियल साइड पे जिसको इंटरनल मेमोरी नोड्स कहते हैं, वहाँ पर भी कैंसर जा सकता है। तो बेसिकली कैंसर स्प्रेड होता है लिम्फेटिक से यूजुअली। ये जो राइट में डायग्राम है, ये अगेन क्रॉस सेक्शनल दिखाया हुआ है ब्रेस्ट का, कि ब्रेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लोब्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके बाद डक्ट्स होती हैं जो कि उस मिल्क को निप्पल तक लेके जाती हैं, जिससे ऑब्वियसली जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो बच्चा वहाँ से फिर दूध सक करता है अपनी माँ से। तो बेसिकली ये जो लोब्यूल्स और डक्ट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसकी आगे फिर क्लैरिफिकेशन होगी कि कैंसर कहाँ कहाँ ओरिजिनेट करता है ब्रेस्ट में। ये क्वाड्रेंट है, ब्रेस्ट के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स बयान किए हैं, 5 कहते हैं। जैसे ये राइट ब्रेस्ट की पिक्चर है, और इनर साइड पे है अपर आउटर एंड अपर इनर एंड लोअर आउटर लोअर इनर, और फिर निप्पल के पीछे एक क्वाड्रेंट बताया हुआ है। अब ये बताया हुआ है कि कहाँ ज्यादा कैंसर होता है, तो इसमें देख सकते हैं अब ज्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि पॉसिबली वहाँ ब्रेस्ट टिश्यू शायद थोड़ा ज्यादा होता है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? हार्मोनल फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं ब्रेस्ट सेल्स को, नॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स को, और अगर ओवर स्टिमुलेशन हो जाए तो वो फिर उसमें कैंसरस चेंज आ सकती है। तो ये माइनर रिस्क फैक्टर्स मैं इनको कहूँगा। जैसे किसी की महावरी बहुत जल्दी अगर शुरू हो जाती है अर्ली स्टेज में, जिसको हम अर्ली मेनार्की कहते हैं, या फिर मेनोपॉज जब महावरी बंद होती है वो लेट हो जाए किसी वजह से, तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ईयर्स ईस्ट्रोजन बॉडी पे इफेक्ट करेगी वो ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। नली पैरिटी का मतलब है कि जिनके बच्चे नहीं होते उनको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का, या फिर पहला बच्चा अगर बहुत लेट एज में हो, लेट 30s, मिड टू लेट 30s या इवन 40s में हो, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी जिसको मोटापापन कहते हैं, वो भी रिस्क फैक्टर है यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल खवातीन में। वो भी ईस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से होता है। ये तो हार्मोनल फैक्टर है जो कि यूजुअली आप इसको कंट्रोल इतना नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम के नली पैरिटी और चाइल्ड एट फर्स्ट एज जब होती है, या ओबेसिटी को। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें हाई फैट इंटेक अगर ज़्यादा हो, या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन जो यहाँ वेस्टर्न साइड में ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, या फिर रेडिएशन अगर ब्रेस्ट को मिले किसी वजह से, जैसे एक कंडीशन होती है लिम्फोमा जिसमें यंग एज में हो जाता है और उसमें चेस्ट में रेडिएशन देते हैं काफ़ी सीवियर डोज के साथ, तो वो ब्रेस्ट के सेल्स को स्टिमुलेट कर सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कैंसर किस वजह से होता है, किसी भी स्टिमुलस की वजह से सेल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है जो कि हम देखते हैं मरीजों को रेगुलरली, हम उनको स्क्रीनिंग करते हैं जिनको यंग एज में रेडिएशन मिली हो। और जेनेटिक फैक्टर जिस पे हमने लास्ट वीक बात की थी कि फैमिली हिस्ट्री अगर है, और वो भी एक ज़ाहिर रिस्क फैक्टर है, और अगर फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें ये जीन्स होती हैं जिसको हम BRCA1 और BRCA2, ये कॉमनली ये जीन है जो कि फैमिलीज में एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकती हैं जनरेशंस में, और वो किसी को अगर जीन होगी तो अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर रिस्क इज वेरी हाई, अप टू 80%, एंड ओवेरियन कैंसर उनमें रिस्क भी होता है, तो जेनेटिक फैक्टर ऑब्वियसली भी इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स, अब इस बात करते हैं थोड़ी सी। जो डक्टल कार्सिनोमा है, जैसे मैंने शुरू में आपको डायग्राम बताई थी कि वो जो ब्रेस्ट के अंदर एक डक्ट्स होती है जो कि लोब्स में से मिल्क प्रोड्यूसिंग जो टिश्यू होता है, लोब्यूल जिसको बोलते हैं, वहाँ से जब मिल्क जाता है निपल की तरफ तो वो एक डक्ट में जाता है, तो वहाँ से डक्टल कैंसर अराइज होता है। तो इसको आप उससे इमेजिन करें जैसे ग्रेप है, तो ग्रेप की जो है अंगूर है, अंगूर की जो शाख है वो डक्ट है, और जो आगे अंगूर है वो लोब्यूल है। तो लोब्यूल से जो कैंसर अराइज होता है उसको हम लोब्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि राइट साइड में मेंशन किया हुआ है स्लाइड में, और जो डक्ट से कैंसर अराइज होता है उसको डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं, जो शाख से समझ ले अराइज हो रहा है। डक्टल कार्सिनोमा ज्यादा कॉमन है,
फिर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसपे मैं भी बात करता हूँ ब्रीफली सा। ये अनकॉमन कैंसर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा अग्रेसिव टाइप का कैंसर होता है ये, और यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है। फिर इसमें कुछ अदर टाइप्स भी हैं, जिसमें एक मैं मेंशन करूंगा, पेजेंट डिजीज होती है, जो निपल से कैंसर अराइज होता है। लेकिन जो डक्टल कार्सिनोमा है ये मेन है, और इसमें और लोब्यूलर कार्सिनोमा में दो टाइप के कैंसर होते हैं। एक नॉन इन्वेजिव कैंसर होता है, जिसको हम लोग डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू कहते हैं, जो कि DCIS कहलाता है। और जो इन्वेजिव कार्सिनोमा होता है, जो कि स्प्रेड कर सकता है बॉडी में, उसको हम इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। जो DCIS है वो यूजुअली स्प्रेड नहीं करता, और क्योरेबल टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि बड़ी रेयर एक चीज है कि आप किसी को कह रहे हैं कि मुझे कैंसर है, लेकिन ये क्योरेबल है। तो DCIS को हम लोग एक तरह से कहते हैं ये क्योरेबल कैंसर है। इसको शुरू में ट्रीट करके पकड़ के ट्रीट किया जाए तो मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। इसी तरह लोब्यूलर कार्सिनोमा जो होता है, वो जो प्री इन्वेजिव कैंसर है, उसको हम LCIS कहते हैं, जो कि लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू है, जो कि स्प्रेड नहीं करता और जानलेवा नहीं होता। और जो लोब्यूलर इन्वेजिव कार्सिनोमा होता है, वो बाहर जा सकता है टिश्यू से, ब्रेस्ट के अंदर, और फिर लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, और वो जानलेवा हो सकता है अगर उसको शुरू में डायग्नोस करके ट्रीट ना किया जाए। ये फिर उसी की मैंने थोड़ी सी स्लाइड बताई हुई है आपको कि इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव से क्या मुराद है। जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है, ये नॉन इन्वेजिव कैंसर है, कि जो कैंसर सेल्स है आप देख रहे हैं कि वो डक्ट्स के अंदर ही डेवलप हो रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं जा रहे हैं। जब बाहर नहीं जा रहे हैं, ब्रेस्ट के टिश्यू में नहीं जा रहे, तो वो स्प्रेड नहीं हो सकते, और वो क्योरेबल टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, जिसको हम DCIS और LCIS कहते हैं। लेकिन जो राइट में डायग्राम आप देख रहे हैं, जो कि इन्वेजिव कैंसर है, वो देख सकते हैं आपके सेल्स जो है ज्यादा ग्रो करके उन्होंने उसकी डक्ट की लाइनिंग को डिस्टर्ब करके उसको उसको में उसमें से एस्केप करके वो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये इन्वेजिव कैंसर है, जो कि स्प्रेड हो सकता है, और अगर इसको सही तरीके से अर्ली डायग्नोस करके ट्रीट ना किया जाए तो ये स्प्रेड हो सकता है। और जब ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होता है, तो कॉमन जो जगह है ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होने की, लंग्स में स्प्रेड होता है, लिवर में, बोन्स में, ये तीन यूजुअली कॉमन जगह हैं। जाहिर है लिम्फेटिक्स के थ्रू पहले जाएगा ये, जो दूध होते हैं आपके, लिम्फ नोड्स होते हैं आपके बगलों में, उसके बाद फिर ये ब्लड के थ्रू दूसरे हिस्सों में जा सकता है, और जाहिर है कि वो स्टेज मरीज का आगे एडवांस हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। ब्रेन में भी जा सकता है, और दूसरे अनकॉमन जगह हैं जा सकता है, लेकिन कॉमनली ये तीन जगह हैं, और यहाँ स्प्रेड होता है ब्रेस्ट कैंसर। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर पर बात करते हैं। ये अनकॉमन है, लेकिन 1 to 3% ऑफ केसेस में होता है, और ये इन्वेजिव कैंसर होता है, यानी कि ये स्प्रेड कर सकता है। इसमें लंप हो भी सकता है ब्रेस्ट में, या नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें जो ख़ास डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन है वो ये कि इन्फेक्शन की तरह ये प्रेजेंट करता है ब्रेस्ट में। और इसमें शुरू में यही होता है कि मरीज़ भी और डॉक्टर भी, जिनको अगर ज़्यादा तजर्बा नहीं है, तो वो इसको इन्फेक्शन में ट्रीट करके एंटीबायोटिक दे के उसको जो है ट्रीट करते रहते हैं काफ़ी अरसे तक। लेकिन जो इन्फेक्शन ब्रेस्ट में होती है, यूजुअली वो एब्सेस होती है, और बड़े जल्दी डायग्नोस हो जाना चाहिए, ख़ास तौर पे अल्ट्रासाउंड के साथ। लेकिन अगर उसको डिले करेंगे, तो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। ये स्किन, जैसे इसमें लिखा हुआ है, काफ़ी रेड लुकिंग होती है, और फील्स वार्म, जो कि काफ़ी हॉट फीलिंग होती है स्किन की, और स्किन काफ़ी थिक हो जाती है ब्रेस्ट की, और पिटेड हो जाती है, जैसे ऑरेंज पील अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं। और ब्रेस्ट जो है काफ़ी हार्ड हो सकता है, और ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगा, टेंडर होगा, इची होगा। लेकिन जनरली जैसे सीवियर इन्फेक्शन होती है, तो मरीज़ जनरली अनवेल होता है, तो इसमें मरीज़ अनवेल इतना नहीं होता, लेकिन लोकली काफ़ी ये चीज़ इन्फेक्शन से रिप्रेजेंट करती है। ये एक मैंने डायग्राम बताई है, देखें आप, इसमें राइट ब्रेस्ट नॉर्मल है, लेफ्ट ब्रेस्ट को आप कंपेयर करें तो कितना डिफरेंट लग रहा है ये। एक तो बड़ा है ब्रेस्ट, उसमें स्किन काफ़ी थिक लग रही है, और ये जो क्लोजअप मैंने जो तस्वीर दी हुई राइट साइड में, ये टिपिकल अपीयरेंस होती है, जो कि ब्रेस्ट में एडीमा की वजह से हो जाती है, जब ज़्यादा फ्लूइड या टिश्यू जमा हो जाता है ब्रेस्ट टिश्यू में। उसके बाद ये, जैसे आप देख रहे हैं, ऑरेंज पील अपीयरेंस हो जाती है, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल टर्म में POD ऑरेंज कहते हैं। तो ये एक बड़ी उसकी क्लासिकल साइन है। इस तरह का मरीज हमारे पास अगर आता है, तो ये हम बड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं कि इसको इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर लगता है, और उसको ज़ाहिर है क्विकली हम डायग्नोस और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं।
पैजेस डिजीज जो मैंने ब्रीफली कहा था आपको, ये निपल से शुरू होता है और ये एक स्किन एक्जिमा की तरह या स्किन इरिटेशन या स्किन रेडनेस की वजह से की तरह से शुरू होता है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों डायग्राम में एक अर्ली स्टेज बताई है। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा निपल रॉ है और थोड़ा सा रेड है, लेकिन राइट साइड में काफ़ी सीवियर एक्जिमा टाइप की चीज़ लगती है। तो इसके साथ लंप भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली पैजेट डिजीज जो है वो निपल की चेंजेस से आती है और उसमें हम हल्की सा लोकल एनेस्थीसिया दे के बायोप्सी करके उसको डायग्नोज कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से फिर हम करते हैं, जो कि बड़ी अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाना चाहिए ये भी। लेकिन ये इतना 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 मोजी मर्ज नहीं है जितना इन्फ्लेमेटरी कैंसर हमारा जो है मोजी हो सकता है अगर उसको सही तरीके से डायग्नोज और ट्रीट ना किया जाए तो। अब ये डक्ट के अंदर जो कैंसर अराइज होते हैं जो कि कॉमन है, जिसमें मैंने कहा कि जो नॉन इन्वेजिव कैंसर होता है वो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू हम कहते हैं, जिसको DCIS कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये डक्ट बताई हुई है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी अंगूर की शाख की तरह होती है। तो शाख जो है उसके अंदर सेल्स जो है अंदर ही डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन अंदर कंटेन हो रहे हैं। तो ये कंटेन विद इन द मिल्क डक्ट्स, और लेकिन अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फिर सेल्स डक्ट्स के बाहर निकल जाएंगे और ये इन्वेजिव फिर कैंसर बन जाएगा, जो कि स्प्रेड हो सकता है। ये डक्ट्स में से जब कैंसर इन्वेजिव बन जाएगा तो ये कॉमनेस्ट कैंसर है। इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा ये सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है, जो कि अबाउट 8 आउट ऑफ 10 ब्रेस्ट कैंसर में होता है, या 2/3 कह सकते हैं इसको। ये वहीं डक्ट की लाइनिंग से ही ये सेल्स राइज होते हैं और ये ग्रो करते हैं। शुरू में जब ग्रो करते हैं तो ये नॉन इन्वेजिव कैंसर होता है, जिसको DCIS हम कहते हैं, जो लास्ट स्लाइड थी। और अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये इन्वेड करेगा ब्रेस्ट टिश्यू को और ये स्प्रेड कर सकता है लिम्फ नोड्स को और अदर ऑर्गन्स को। इसी तरह लॉब्यूल्स के अंदर जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है ब्रेस्ट में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अंगूर की जो अंगूर है वो लॉब्यूल है समझ लें, और जो शाख है उसकी वो डक्ट है। तो ये लॉब्यूल में से अराइज जो होता है उसको हम लॉब्यूलर कैंसर कहते हैं। उसकी भी 2 किस्में जैसे बताई हैं, एक नॉन इन्वेजिव होता है जो कि LCIS कहते हैं, जो कि आई थिंक अबाउट 1 to 2 आउट ऑफ 10 ब्रेस्ट कैंसर्स में ये होता है। और ये लॉब्यूल में ग्रो फॉर्म करता है, वहीं ग्रो करता है, वहां से फिर स्प्रेड करके ये जा सकता है गुदूदों में और बॉडी के दूसरे हिस्सों में। और इसकी एक और बात होती है कि ये बायलैटरल भी हो सकता है। ये लॉब्यूलर कैंसर की एक और वरिंग फीचर ये है कि अगर एक ब्रेस्ट में अगर डायग्नोज हुआ है तो ये दूसरा ब्रेस्ट काफी ज्यादा रिस्क में होता है इससे। थोड़ी सी बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मरीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कि स्टेज और ग्रेड्स क्या होते हैं। ये बहुत ही मिस्टेकनली लिया जाता है इन दोनों टर्म्स को। इवन यहाँ वेस्ट में भी, जहाँ के ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं हमारे पास क्लिनिक में जब उनको डायग्नोसिस होती है, लेकिन वो भी इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टेज और ग्रेड में क्या फ़र्क है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिस्क्रिप्शन इसकी, तो इसको देखिएगा। जो स्टेजिंग हम करते हैं, स्टेज क्या होता है कि कैंसर ब्रेस्ट से, अगर ये इन्वेजिव कैंसर की ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो DCIS है वो स्प्रेड नहीं करता, तो उसमें स्टेजिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ब्रेस्ट के अंदर ही कंटेन करता है। जो स्टेजिंग क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं उसको TNM स्टेजिंग कहते हैं, जो कि ट्यूमर नोड और मेटास्टेसिस, ये TNM का मतलब है। तो बेसिकली उसका यही है कि कितना साइज है ट्यूमर का, वो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है उसका T का नंबर भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो जाहिर है जो T1 कैंसर है वो छोटा कैंसर है, जो T4 है वो काफ़ी बड़ा कैंसर हो गया हुआ है और उसने चेस्ट वॉल को भी इन्वॉल्व कर लिया हुआ है और स्किन को भी इन्वॉल्व कर लिया हुआ है। इसी तरह जो अगर लिम्फ नोड में चला गया है, तो अगर कोई लिम्फ नोड नहीं है तो N0 कहते हैं हम, और अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं तो उसी हिसाब से जितने इन्वॉल्व हुए हैं उसके हिसाब से नंबर उसके बढ़ते जाते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा ज़ाहिर स्प्रेड होगा कैंसर, ट्रीटमेंट उसकी उतनी ज़्यादा होगी और उसकी प्रोग्नोसिस उस हिसाब से कम होगी। और M का मतलब होता है कि बॉडी के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड हो गया नहीं हो गया, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। अगर M1 है तो इसका मतलब है कि कहीं किसी हिस्से में चला गया हुआ है कैंसर ब्रेस्ट से। अब ये स्टेजेस जो हैं 0 to 4 समझ लें इसको। 0 स्टेज जैसे मैंने कहा कि वो नॉन इन्वेजिव कैंसर होता है, जो कि क्यूरेबल फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जिसको हम लोग कहते हैं।
उसकी तो प्रोग्नोसिस 5 इयर्स में नियरली 100% है। तो अगर किसी को ये कैंसर होता है DCIS या LCIS, उसको आप अप्रोप्रिएटली ट्रीट करें तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स आर अलाइव एटलीस्ट आफ्टर 5 इयर्स। जाहिर है कि जो 5 साल तक में जिसको कैंसर दोबारा नहीं आया, उसके चांसेस दोबारा कैंसर आने के बहुत कम होते हैं। तो बहुत ही एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होती है। स्टेज 1 में जो होता है ट्यूमर का साइज या लंप का साइज 2 सेंटीमीटर से कम है और ये कहीं स्प्रेड नहीं हुआ, सिर्फ ब्रेस्ट में है इन्वेजिव कैंसर। और स्टेज 2 जो है वो ब्रेस्ट से जो उसके क्लोजेस्ट ग्लैंड्स हैं जो कि आपके बगलों में होते हैं, वहां तक स्प्रेड हो गया हुआ है। इसी तरह जो इन इन तीनों को पहली जो 3 डिस्क्रिप्शन है वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हम लेबल करते हैं, और फिर एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है अगर कैंसर ब्रेस्ट से दूसरे गुदूदों में चला गया हुआ है जो कि नेक में है, तो इसका मतलब है एक स्टेज और आगे चला गया है, लेकिन बॉडी के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड नहीं हुआ, जो स्टेज 3 है। और जो स्टेज 4 है वो कैंसर है जो है दूसरे बॉडी के हिस्सों में चला गया हुआ। जाहिर है स्टेज 4 बैड न्यूज़ मरीज के लिए होता है, इसीलिए अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज को जितनी जल्दी पकड़ा जाए कैंसर से क्योर के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट अवेयरनेस पे जो मैंने बात की थी लास्ट वीक, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी सिम्टम साइंस हो प्लीज़ इग्नोर ना करें उनको, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ब्रेस्ट कैंसर होना है तो उसको अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोज करें और ट्रीट करें, तो आपके चांसेस सर्वाइवल के बहुत अच्छे होते हैं। अब ग्रेड क्या होता है? ग्रेड वो होता है कि जब हम सेल्स की ट्यूमर की या लंप की बायोप्सी करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो वो ग्रेड कहलाता है। अब ज़्यादातर लोग इसमें, अगर हम किसी को कहते हैं कि आपको ग्रेड 3 कैंसर है, लेकिन वो फिर भी अर्ली स्टेज है, वो ग्लैंड तक भी नहीं गया, गुदुदों तक नहीं गया, तो उनके फिर भी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी, क्योंकि वो फिर भी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होगा, लेकिन वो समझते हैं कि स्टेज 3 है और अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसको ग्रेड और स्टेज को कंफ्यूज ना करें। तो ग्रेड 1 जो है वो लो ग्रेड है, सेल्स उसमें इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, स्लो ग्रोइंग सेल्स हैं। इसी तरह ग्रेड 2 जो है वो इंटरमीडिएट ग्रेड हम कहते हैं। सबसे कॉमनेस्ट ग्रेड ब्रेस्ट के अंदर वो ग्रेड 2 होता है। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर ग्रेड 2 कैंसर्स होते हैं, जो कि मिडल ऑफ द रोड जिसको हम कहते हैं, सेल्स की एक्टिविटी होती है। और ग्रेड 3 यूजुअली अग्रेसिव होता है थोड़ा सा, लेकिन यंग्स में ज़्यादा होता है ग्रेड 3 कैंसर, और जो ओल्डर पॉपुलेशन होती है उसमें यूजुअली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होते हैं। ट्रीटमेंट ज़ाहिर है इन ग्रेड्स के ऊपर भी डिपेंड करती है जब हम अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हैं। सर्वाइवल आप देख सकते हैं कि इसी तरह स्टेज के ऊपर इम्पोर्टेंट होता है सर्वाइवल, और यही मैंने जैसे बताया आपको, जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है उसमें देखें आप स्टेज 1 स्टेज 2 में 90% तक सर्वाइवल होता है 5 इयर्स तक, और इसी तरह जो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें फिर सर्वाइवल रेट कम हो जाता है आपका। लेकिन आजकल जो मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गई हुई हैं, जो कि आगे जाके बात करते हैं, उससे ये एडवांस ब्रेस्ट कैंसर भी क्योर तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ट्रीट बहुत इफेक्टिवली होता है, और मरीज का सर्वाइवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, और सिम्टम्स उनके जो है काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं, इवन अगर वो स्प्रेड भी हो गया वो बॉडी में। साइंस एंड सिम्टम्स पे हमने आई थिंक लास्ट वीक जो डिस्कशन की थी, ज़्यादातर उसमें यही होते हैं। मरीज जब आता है तो एक सिम्टम के साथ आता है हमारे पास, तो जब तक आप उसके सारे टेस्ट नहीं कर लेते हैं पता नहीं चलता कि ये उसको बिनाइन ट्यूमर है या नॉन कैंसरस लंप है या फिर इसको कैंसर है और किस स्टेज में है, वो सारी चीज़ें फिर हम इनसे देखते हैं। तो जो ज़ाहिर हमने चीज़ें ये लास्ट वीक हमने डिस्कस की थी कि क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एक औरत के लिए, कि जो चेंज है ब्रेस्ट की शेप में या साइज़ में या आउटलाइन में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सडन चेंज अगर हो रही है किसी वजह से, ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ रसोली मिले या लंप मिले, लेकिन अगर चेंज आपको लगता है कि किसी वजह से नहीं हुई तो उसको देखना ज़रूरी है। स्किन की जैसे मैंने बताया कि स्किन अंदर तो नहीं जा रही, पकरिंग जिसको कहते हैं या डिम्पलिंग कहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि कई दफ़ा जो लंप होता है ब्रेस्ट के अंदर वो फिर स्किन को खींचता है अपनी तरफ, तो उसकी वजह से डिम्पलिंग सी बन जाती है या पकरिंग बन जाती है। लंप ऑब्वियसली जो कि बहुत कॉमन सिम्टम होता है, या ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ा आपको थिक लगता है या बम्पी लगता है जैसे, तो वो भी ज़ाहिर है आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। निपल डिस्चार्ज पे हमने जो बात की थी, जो कि
मिल्की डिस्चार्ज अगर नहीं है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे अगर वो डार्क कलर का है, ब्राउनिश है या ब्लड स्टेन्ड है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है निपल से, तो वो भी अर्ली कैंसर के साइन हो सकते हैं। रेड एरिया या मॉइस्ट एरिया निपल का, जैसे हमने पैजेट डिजीज पे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, एक्जिमा टाइप की अगर चेंजेस आ जाती हैं निपल पे, तो वो भी आप उसको इग्नोर ना करें। और यूजुअली वो एक्जिमा की वजह से ही होता है, लेकिन कई दफ़ा वो पैजेट डिजीज जो कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की एक फॉर्म है, उससे भी हो सकता है। रैश भी ज़ाहिर उसकी वजह से होती है। या डिस्कम्फर्ट और पेन भी अगर हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है ताकि कैंसर को एक्सक्लूड कर दिया जाए। ये हमने जो लास्ट टाइम बात की थी कि ब्रेस्ट चेंजेस क्या-क्या चीज़ें लुक आफ्टर करनी है, आपने आपने आईने में मंथली एग्जामिनेशन करना होता है यूजुअली माहवारी के बाद, और स्किन चेंजेस देखें, हाथ ऊपर करके देखें, हाथों को हिप्स के ऊपर रख के प्रेस करके देखें कि उससे कई दफ़ा डिम्पलिंग प्रोमिनेंट हो जाती है। और फ्लैट ऑफ द हैंड से चारों पाँचों क्वाड्रेंट जो हैं ब्रेस्ट के, उनमें आहिस्ता-आहिस्ता जेंटली फील करें और अपने टिश्यू को फील करें। आपको पता है कि आपका टिश्यू नॉर्मल क्या है। अगर आपका टिश्यू एबनॉर्मल फ़ील होता है तो आप सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको इग्नोर नहीं करें। ब्रेस्ट कैंसर, अब डायग्नोस्टिक्स पे बात करते हैं कि कैसे डायग्नोस करते हैं हम। बेसिकली इसको हम कहते हैं जिसको ट्रिपल असेसमेंट। तो ट्रिपल असेसमेंट में होता है, मरीज़ हमारे पास आता है, हम उससे ब्रीफ सी हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं। ये पहला पार्ट है ट्रिपल असेसमेंट का। दूसरा पार्ट जो है जिसको हम इमेजिंग कहते हैं, जिसमें मैमोग्राम होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, और एमआरआई स्कैन भी काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं हम आजकल ब्रेस्ट में। तो ये सेकंड पार्ट है ट्रिपल असेसमेंट का। और थर्ड पार्ट है कि बायोप्सी करनी होती है अगर हमें ज़रूरत है उसकी। तो जो एफएनएसी जो लिखा हुआ है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये बहुत कम हो गई हुई है आजकल, क्योंकि कोर बायोप्सी से ब्रेस्ट में से उस लंप में से काफ़ी ज़्यादा टिश्यू आ जाता है, जो कि एक ही बायोप्सी से डायग्नोसिस काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो जो फाइन नीडल था वो बहुत पहले ज़माने में होता था, उसमें ज़्यादातर होता था कि नेगेटिव रिजल्ट आता था, तो मरीज़ की डायग्नोसिस इतनी जल्दी नहीं होती थी। तो कोर बायोप्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू बायोप्सी आजकल के दौर में। इसी तरह जो वैब लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं, ये वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी है, जो कि बड़ा सैंपल समझ लें, ये भी लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। और पंच बायोप्सी यूजुअली निप्पल पे या स्किन में अगर चेंजेस आ रही हैं तो उसको लोकल एनेस्थीसिया दे के छोटी सी एक राउंड सी नीडल होती है जिसको रोटेट करते हैं और वो टिश्यू बाहर आ जाता है, उसको फिर हम भेज देते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो ये ट्रिपल असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ये तीनों चीज़ें यूजुअली एक ही दिन में कर देते हैं मरीज़ को, ताकि मरीज़ को दोबारा आना जाना ना पड़े, क्योंकि साइकोलॉजिकली बड़ा फैक्टर होता है। मरीज़ तो समझता है कि मुझे कैंसर है अंटिल प्रूवन अदरवाइज। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर ब्रेस्ट के जो सिम्टम्स होते हैं वो कैंसर की वजह से नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर मरीज़ों को कैंसर नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है कि ये सारे टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं उसमें। मैमोग्राम जो है वो एक्स-रे है ब्रेस्ट का। और ये बड़ा लोगों को होता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगी इसमें जब कराऊँगी मैं ये मैमोग्राम। ऐसा नहीं है, आजकल मैमोग्राम डिजिटल मैमोग्राम्स हो गए हैं, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन यूज़ करते हैं और ब्रेस्ट को थोड़ा-सा कंप्रेस करते हैं प्लेट्स में, और उसके बाद 2 व्यूज़ से लेते हैं इमेजेस, टॉप टू बॉटम और साइड टू साइड। उससे ब्रेस्ट की पूरी एक तरह से पिक्चर सामने आ जाती है एक्स-रे में। और ये जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, मैमोग्राम स्क्रीनिंग की वजह से भी होते हैं, जो यहाँ यूके में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती है 50 के बाद, जो एवरी 3 इयर्स, और या फिर सिम्प्टोमेटिक, जब मरीज़ सिम्पटम के साथ आता है और 40 साल से ऊपर एज है तो इसमें मैमोग्राम करते हैं। जो दूसरी ये मैमोग्राम की कुछ पिक्चर्स हैं, ये देख लें। लेफ्ट में जो है ये नॉर्मल मैमोग्राम है, जो मिडल में है ये एक सिस्ट है, जो कि काफ़ी स्मूथ एक राउंड सी डेंसिटी नज़र आ रही है बीच में, जो कि बिनाइन है, जो कि कैंसर नहीं है। और जो राइट में है वो देखें कितना इर्रेगुलर सा लंप है, और उस वो कैंसर के ये साइन है। तो ये एक जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो एक्स-रे देख के बता सकता है, मैमोग्राम देख के बता सकता है कि इस मरीज़ को ऑलमोस्ट सर्टेनली कैंसर है। तो ज़ाहिर है इसके बाद फिर हम फर्दर टेस्ट करते हैं उसके बाद। अ, तो अल्ट्रासाउंड नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है जो हम यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होती, ये साउंड वेव से होता है टेस्ट, जैसे प्रेगनेंसी में ज़ाहिर है काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, और ये सेफ़ है, बहुत सेफ़ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ब्रेस्ट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पिकअप कर लेता है सॉलिड लम्प्स को या सिस्टिक लम्प्स को और कैंसरस लम्प को। इसी तरह जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं दे आर वेरी
कॉम्पिटेंट इन डायग्नोजिंग कि ये बिनाइन लंप है या कैंसरस लंप है, और उसके हिसाब से फिर वो लोकल एनेस्थीसिया दे के अल्ट्रासाउंड के इमेज के अंदर फिर वो उसके कंट्रोल में फिर वो बायोप्सी करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स मैंने देखे बताई इसमें अल्ट्रासाउंड में। जो लेफ्ट में है ये काफ़ी कॉमन एक लंप होता है जिसको हम फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, जिसको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं, जो कि बहुत बिनाइन लंप होता है और काफ़ी इजीली मोबाइल होता है। देखें कितना स्मूथ लंप है, ये जो ब्लैक शेडो नज़र आ रहा है आपको, और जो मिडिल में है ये इसमें सिस्ट है मरीज को ब्रेस्ट में। लेकिन इसको अगर आप राइट साइड में कंपेयर करेंगे तो ये दो कैंसर हैं इस पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में, और इनको अगर आप लेफ्ट से कंपेयर करें तो इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि कैंसर कैसा होता है इसके फीचर्स ऑन अल्ट्रासाउंड। MRI स्कैन जो है, जो मैग्नेटिक स्कैन होता है, जो कि इसमें भी रेडिएशन नहीं होती, ये भी काफ़ी सेफ होता है, लेकिन थोड़ा अनकन्वीनियंट होता है क्योंकि मरीज़ को उल्टा लेट के इसमें इमेज करना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये भी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। ख़ास तौर पे जो लोब्यूलर कैंसर होते हैं उसमें MRI बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोब्यूलर कैंसर जो होते हैं, जो लोब्यूल्स में से राइज होते हैं, कई दफ़ा वो मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड से मिस भी हो सकते हैं, तो इसमें फिर MRI काफ़ी हेल्पफुल होता है। बायोप्सीज डिफरेंट टाइप की, जैसे मैंने बताया आपको, जो नीडल बायोप्सी होती है, फिर कोर बायोप्सी और वैक्यूम बायोप्सी, ज़्यादातर केसेस में ये डायग्नोसिस इनसे हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% केसेस में। ये बहुत कम होता है कि हमें मरीज़ को बेहोश करके थिएटर ले जाना पड़े खाली डायग्नोस करने के लिए, छोटा सा टिश्यू निकालने के लिए। वो बहुत कम हो गया भाई, एक ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था और उससे ज़ाहिर है ट्रीटमेंट इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब इन मॉडर्न जो बायोप्सी नीडल्स आ गई हुई हैं उनसे बहुत ईज़िली ये डायग्नोसिस हो जाती है पहली दफ़ा में। ये होती है कोर बायोप्सी नीडल, जो कि इसमें एक स्प्रिंग लोडेड नीडल होती है। लोकल एनेस्थीसिया देके ये नीडल के थ्रू टिश्यू पूरा आ जाता है और काफ़ी बड़ा टिश्यू निकलता है, और उससे पैथोलॉजिस्ट को बहुत ईज़िली डायग्नोस कर सकते हैं कंडीशन को। तो ये डे टू डे हम लोग यूज़ करते हैं ये कोर नीडल बायोप्सी, हमारे रेडियोलॉजिस्ट ऑब्वियसली यूज़ करते हैं, कई दफ़ा हमें भी यूज़ करनी पड़ती है ये। जब टिश्यू हम निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दे देते हैं तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पैथोलॉजिस्ट जो है वो हमें बताता है, क्योंकि हमारे पास साथ जो ऑन्कोलॉजिस्ट बैठे होते हैं हमारे पास मीटिंग में, जब मैं भी डिस्कस करूँगा ट्रीटमेंट पे जब बात आएगी, तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट वो पूछते हैं सवाल। एक तो ज़ाहिर है मरीज़ की एज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एज से ट्रीटमेंट के ऑप्शंस डिफरेंट हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ग्रेड क्या है, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स कैसे डिवाइड हो रहे हैं। जो याद होगा अगर आपको, हमने बात की थी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो 1 लीस्ट एग्रेसिव है, 2 मिडल ऑफ द रोड है, और ग्रेड 3 स्लाइटली एग्रेसिव कैंसर होता है। और हार्मोन रिसेप्टर जो है ये सेल्स के ऊपर प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर कहते हैं, जो कि अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मरीज को आगे की ट्रीटमेंट के लिए। तो वो भी सेकंड क्वेश्चन जो पैथोलॉजिस्ट से हम पूछते हैं कि इसका हार्मोन स्टेटस क्या है, तो वो कहते हैं ये ईस्ट्रोजन पॉजिटिव है, ये ईस्ट्रोजन नेगेटिव है, या प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव है, या प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव है। और जो तीसरी चीज़ है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम HER2 कहते हैं टेस्ट, जो कि ये भी सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन मार्कर समझ लें होते हैं, जो कि पैथोलॉजिस्ट उनको सेल्स के ऊपर देख के हमें बता देता है कि इस पेशेंट के जो कैंसर डायग्नोज हुआ है ये HER2 पॉजिटिव है, या इसमें HER2 के वो प्रोटीन नहीं है, यानी कि HER2 नेगेटिव है। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आगे ट्रीटमेंट के ऊपर। ज़्यादा टाइम नहीं ज़िया भाई, बस थोड़ा सा और। तो ये ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रीटमेंट मैं आपको ये बताऊं कि सारी ट्रीटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग में हमारी डिस्कशन होती है। ये टीम मीटिंग में हमारे पास तकरीबन 12 से 15 लोग होते हैं, जिसमें सर्जन्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ब्रेस्ट केयर नर्सेज, MDT कोऑर्डिनेटर्स और रिसर्च की टीम होती है। तो पूरी एक टीम बैठ के सारे मरीज की एक हिस्ट्री पहले पूरी बताई जाती है, और उसके बाद सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन स्क्रीन पे सब देखते हैं, फिर उसकी क्या बायोप्सीज हुई हैं वो फिर हमें पैथोलॉजिस्ट उसका बताता है, और फिर हम एज अ टीम उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो
वो दिन चले गए जब एक डॉक्टर डिसाइड किया करता था कि इस मरीज को ये ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि मैंने कह दिया मेस्टेक्टमी है तो ये मेस्टेक्टमी होगी। कई दफ़ा हम एमडीटी में डिस्कशन करते हैं, अगर हम अग्री नहीं करते किसी ट्रीटमेंट से तो वो मरीज के बेनिफिट्स के लिए होती है ये सारी चीज़ें। तो बेसिक कहने का मकसद ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में सारी कैंसर की ट्रीटमेंट डिस्कस होती है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की नहीं, सारे कैंसर्स जो है वो एमडीटी में डिस्कस होते हैं जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज डेज। ये ट्रीटमेंट डिफरेंट है, देखें ये ट्रीटमेंट होती है सर्जरी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट के हिसाब से। सर्जरी जो है वो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी होती है या फिर मेस्टेक्टमी। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का मतलब होता है कि आप सिर्फ लंप निकालते हैं और ब्रेस्ट पूरा नहीं निकालते हैं, और मेस्टेक्टमी का मतलब है कि आप पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, उसके बाद हम रिकंस्ट्रक्शन मोस्ट केसेस में साथ ही कर देते हैं आजकल, डिपेंडिंग ऑन द कैंसर डायग्नोसिस और कितना एडवांस कैंसर है। कीमोथेरेपी जो कि ड्रग ट्रीटमेंट है, जो कि ड्रिप के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू सेल्स को जो किल करती है ड्रग्स, उसको देते हैं, और वो न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट होती है जो कि सर्जरी से पहले करते हैं, यानी कि अगर बहुत बड़ा लंप है, बहुत बड़ा कैंसर है, उसको हम श्रिंक कर देते हैं कीमोथेरेपी दे के, तो उसको न्यू एडजुवेंट कहते हैं। उसके बाद फिर मरीज को मेस्टेक्टमी नहीं करनी पड़ती ज़्यादातर केसेस में। और एडजुवेंट का मतलब होता है कि सर्जरी कर ली आपने और उसके बाद फिर आपने उसको बाद में ट्रीटमेंट देनी है। इसी तरह रेडियोथेरेपी है, जो कि एक्सरे ट्रीटमेंट होती है सर्जरी के बाद। ज़्यादातर केसेस में जब हम लंप निकालते हैं उसके बाद ब्रेस्ट को रेडियोथेरेपी देनी ज़रूरी होती है ताकि कैंसर दोबारा ना आए। फिर हार्मोन ट्रीटमेंट है, जो कि कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, टमोक्सिफेन और एरोमेटेज इनहिबिटर्स जिनको कहते हैं, लेट्रिजोल और एक्सीमेस्टेन। ये हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स में यूज होती है। और जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है वो टारगेटेड, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि HER2 जो एक प्रोटीन होती है सेल पे, अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें हर्सेप्टिन और इस तरह की ड्रग्स हम देते हैं, जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है ये भी। तो सर्जरी जैसे मैंने कहा कि वाइड लोकल है, लंपेक जिसको हम लंप निकालते हैं, और उसके बाद फिर जब भी इन्वेजिव कैंसर ब्रेस्ट में होता है उसमें हम थोड़े ग्लैंड जरूर निकालते हैं। अगर इन्वॉल्व शुरू से है तो सारे ग्लैंड निकाल देते हैं, और अगर इन्वॉल्व नहीं है तो थोड़े ग्लैंड निकाल के उनको टेस्ट करते हैं। जो आजकल ब्रेस्ट सर्जरी ज़्यादा पॉपुलर है वो है ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी। ऑन्कोप्लास्टिक का मतलब होता है कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी और कैंसर सर्जरी कंबाइन करके मरीज को सर्जरी की जाती है, ताकि मरीज को ब्रेस्ट शेप जो है मेंटेन रखें जितनी रख सकते हैं, ताकि मरीज को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना हो। लिम्फ नोड जो है मैंने बताया, जो गुदूद होते हैं आपकी इसमें बगलों में, उसको निकालना ज़रूरी है हर इन्वेजिव कैंसर में। अगर वो इन्वॉल्व हैं तो सारे ग्लैंड निकाल देते हैं ताकि दोबारा उसमें कैंसर के आने के चांसेस ना हो। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ यूज़ करते हैं हम आजकल, जिसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं, उसमें एक इंजेक्शन देते हैं हम रेडियो एक्टिव सोल्यूशन का, और वो फिर ग्लैंड में जाता है, और वो हम फिर उसको पिक करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, ताकि उससे पता चले कि कैंसर ब्रेस्ट से वहाँ गया है नहीं गया है। रिकंस्ट्रक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट की बॉडी इमेज मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो पुरानी ट्रीटमेंट होती थी कि जिसमें मेस्टेक्टमी बहुत रेडिकल होती थी, वो आजकल बहुत कम हो गई हुई है। तो रिकंस्ट्रक्शन जो है वो ये जैसे मैंने बताया आपको, ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी आजकल दिस इज द मेन टाइप ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी इन मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर केसेस, कि इसमें एक एस्थेटिक आउटकम जो है वो मरीज को बहुत एक अच्छी फीलिंग देता है सर्जरी के बाद, कि डेंटिंग नहीं होती ब्रेस्ट के अंदर, और ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होती है इसमें, और ये ऑन्कोलॉजिकली सेफ होता है। तो इसमें हम टिश्यू निकाल भी सकते हैं, नॉर्मल टिश्यू को रिप्लेस करके ब्रेस्ट की शेप मेंटेन करते हैं। जैसे ये डिफरेंट है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम आई थिंक काफ़ी हो गया हुआ है। तो ये डिफरेंट है, ज़ाहिर है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट के प्रोसीजर, जिसमें कि हम फ्लैप से पेट के अंदर जो टिश्यू होता है बाहर, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, उससे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या साइड में चेस्ट के साइड में जो है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है आजकल, जिसको हम लाइकैप फ्लैप कहते हैं। इसकी मैं आपको भी डायग्राम बताता हूँ ताकि आपको ये पता चलेगा। ये देखें, ये रिडक्शन मेमोप्लास्टी है, कि इसमें मरीज का ब्रेस्ट कैंसर भी निकाल दिया गया है और उसकी ब्रेस्ट शेप मेंटेन हुई हुई, और ये पोस्ट ऑप पिक्चर है। ये हमारी यूनिट की पेशेंट थी, एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद द आउटकम ऑफ सर्जरी।
और कैंसर भी निकल गया और ब्रेस्ट शेप भी मेंटेन रही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी के हिसाब से। ये लाइकैप फ्लैप जो बहुत कॉमनली यूज होता है आजकल, काफ़ी टाइम लगता है इसमें, लेकिन अब देखें ये जो राउंड सा सर्कल है ये कैंसर है, इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह जो काफ़ी गैप बन जाता है ब्रेस्ट में, वो साइड से जो टिश्यू होता है फैटी टिश्यू, उसको ब्लड सप्लाई के ऊपर मेंटेन करके हम रोटेट करके उस जगह में भर देते हैं ताकि ब्रेस्ट की शेप पूरी सही रहे और उससे मरीज को साइकोलॉजिकली बॉडी इमेज के प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है आजकल लाइकैप फ्लैप। और ये पिक्चर्स हैं इसी तरह, ये देखें सर्जरी इनकी हो गई हुई है। अब देखें इससे कैंसर की सर्जरी भी हो गई है और मरीज का डिस्टॉर्शन बिल्कुल ऑलमोस्ट मिनिमम है ब्रेस्ट के अंदर। रिकंस्ट्रक्शन इसी तरह है कि इम्प्लांट से यूजुअली रिकंस्ट्रक्शन होती है या फिर टिश्यू फ्लैप जो है पेट के ऊपर जो टिश्यू होता है उससे रोटेट करते हैं। कई दफ़ा ग्लूटियल रीजन जो कि बटक्स होती है वहाँ से टिश्यू लेके ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक सर्जिकल लोग करते हैं। कहने का मकसद ये कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन मरीज से ज़रूर होता है, हम डिस्कस करते हैं और इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरह यहाँ फ्लैप होता है, ये पीछे से मसल लेके आगे रोटेट करके उससे हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं सर्जरी के बाद, ताकि एक मरीज जब देखता है अपने आप को सर्जरी के बाद, अगर मेस्टेक्टमी हुई हुई है एक तरफ ब्रेस्ट ना हो, तो वो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग एक चीज़ होती है जो कि मरीज अपने अंदर तक रखता है और उसके बाद बेचारा पेशेंट जो होता है वो सोचता रहता है अपनी बॉडी इमेज के बारे में। तो बॉडी इमेज करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्प्लांट्स होते हैं जो कि यूजुअली मेस्टेक्टमी के बाद ब्रेस्ट की जगह में मसल के नीचे या उसके ऊपर लगा रखते हैं ताकि ब्रेस्ट की शेप एक बन जाए। और ये देखें इन पेशेंट्स की को कैंसर हुआ है और उनकी मेस्टेक्टमी हो गई है और इसके बाद ये इम्प्लांट्स के साथ रिकंस्ट्रक्शन हुई है। ये भी हमारे यूनिट का पेशेंट है और इसमें निप्पल को सेव रखते हैं, स्किन को सेव रखते हैं। तो बेसिकली जैसे शेल है उसमें से पूरा आपने दूध निकाल दिया और उसकी जगह फिर आपने इम्प्लांट लगा दिया है ताकि मरीज की जो है ना शेप और बॉडी इमेज मेंटेन रहे। अब इसी तरह जो प्री ऑप लेफ्ट में डायग्राम में देखें कि मेस्टेक्टमी हुई हुई है, लेकिन ये इसकी रिकंस्ट्रक्शन हुई है। ये पेट के अंदर से टिश्यू निकाल के उन्होंने इसका ब्रेस्ट पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये प्लास्टिक सर्जिकल ऑपरेशन होता है और ये यूजुअली तकरीबन 7-8 घंटे का ऑपरेशन होता है, लेकिन कि आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए ब्रेस्ट इमेज को मेंटेन करना अगर पॉसिबल है तो। कीमोथेरेपी जैसे मैंने बताया कि कैंसर किलिंग ड्रग्स होती हैं, ये वेन में दी जाती हैं ड्रिप के थ्रू, ब्लड में जाती हैं ये ड्रग्स और ये सेल्स अगर इधर उधर ब्लड में या दूसरी जगह में जमा हो रहे हैं तो उनको ये किल कर देती है। लेकिन ये नॉर्मल सेल को भी डैमेज करती है, जाहिर है। उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स इसके अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कॉमन होते हैं। यूजुअली 2 to 3 वीक्स के बाद डोज मिलता है और ये तकरीबन 3 to 6 मंथ तक कीमोथेरेपी चलती है। अगर सर्जरी से पहले देते हैं इसको श्रिंक करने के लिए, उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं और सर्जरी के बाद देते हैं तो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। साइड इफेक्ट्स देखें, हेयर लॉस सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है, मरीज के हेयर लूज हो जाते हैं लेकिन वो दोबारा आ जाते हैं। एपेटाइट मरीज की को भूख नहीं लगती और मतली फील होती है और इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं। माहवारी बंद हो जाती है ज़्यादातर कीमोथेरेपी से और ब्लड काउंट लो हो जाती है और मरीज बड़ा टायर्ड फील करता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है इसके हार्ट डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है। तो कीमोथेरेपी यूजुअली एग्रेसिव ट्रीटमेंट है लेकिन यंग पेशेंट्स में ज़्यादा दी जाती है। हार्मोन ट्रीटमेंट ज़्यादातर कैंसर्स जो होते हैं वो हार्मोन सेंसिटिव होते हैं जिसको हम ईस्ट्रोजन पॉजिटिव कहते हैं और ज़्यादातर लोगों को ये टैबलेट भी दी जाती है। टोमोक्सिफेन जो यूजुअली प्री मेनोपॉजल जो पेशेंट्स होते हैं उनको देते हैं जिनकी माहवारी अभी चल रही होती है, और जो लेट्रिजोल और एक्सीमेस्टेन है ये पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स को देते हैं जिनकी माहवारी बंद हो गई हुई है। सम केसेस में हम प्री मेनोपॉजल को भी देते हैं लेकिन उनकी हम माहवारी फिर स्टॉप करवा देते हैं दूसरी इंजेक्शन से ताकि उनको ये ड्रग्स मिल सकें। तो ये जो हार्मोन की टैबलेट्स होती हैं, एक टैबलेट रोजाना देनी पड़ती है और ये 5 से 7 साल तक जो है यूजुअली लेनी पड़ती है। हर्सेप्टिन जो अदर ट्रीटमेंट है, अगेन ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, टारगेटेड ट्रीटमेंट है। अगर HER2 पॉजिटिव कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं तो उसमें ये हर्सेप्टिन भी दी जाती है जो कि यूजुअली 1 साल तक ये ट्रीटमेंट दी जाती है। और इसके भी ज़ाहिर साइड इफ़ेक्ट्स उसके हिसाब से हैं जो कि ज़ाहिर मेंशन किए हुए हैं।
ये आखिरी 2 स्लाइड्स हैं, देखें इसमें यही है, अ स्ट्रॉन्ग वुमन नोज़ शी हैज़ स्ट्रेंथ इनफ फॉर द जर्नी, बट अ वुमन ऑफ स्ट्रेंथ नोज़ इट इज़ ऑन द जर्नी दैट शी विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए डिज़ीज़ को फाइट करने की, वो कोई भी डिज़ीज़ हो, और उससे भागना नहीं चाहिए, बीमारी से, बीमारी को फाइट करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड together we are tougher than cancer and we can fight any cancer with our will. Thank you very much. जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर ज़ुबैर, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन थी और आपने बहुत ही उसको समराइज करके प्रेजेंट कर दिया इस टाइम के अंदर। जब तक लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं या कमेंट्स देना चाह रहे हैं, ये जो HER2 और हार्मोन रिसेप्टर्स की आपने बात की है, जी, तो जी। ये पॉजिटिव होना जो है, ये अच्छी अलामत है? जी, जी, बिल्कुल। अगर किसी को एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर है ना, तो वो ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर नहीं होता। एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर है। अच्छा, अगर HER2 को अगर आप देखें तो HER2 पॉजिटिव ट्यूमर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होता है, तो अदर वे अराउंड है HER2 के साथ। अच्छा, तो अदर वे HER2 अराउंड। नेगेटिव ट्यूमर में ज़ाहिर है कि आपको फिर कीमोथेरेपी भी यूजुअली अगर इंडिकेटेड नहीं है, नहीं होगी। अगर किसी का ट्यूमर छोटा भी है और अगर वो HER2 पॉजिटिव है और मरीज़ बहुत ओल्ड नहीं है, तो उसमें फिर कीमोथेरेपी आ जाती है। तो HER2 पॉजिटिव ट्यूमर ज़्यादा जिसको कहना चाहिए गंदे कैंसर कह लें आप, या अग्रेसिव कैंसर हैं, ठीक है? और ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फ्रेंडली कैंसर्स कह लें, यानी कि वो उनकी उनकी प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी तरह जो यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव ट्यूमर है, तो उसमें जेनेटिक फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कई दफ़ा जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव कहते हैं, वो कैंसर यंग में होते हैं और वो जीन से रिलेटेड होते हैं। तो नेगेटिव ईस्ट्रोजन नेगेटिव ज़्यादा खतरनाक कैंसर है और HER2 पॉजिटिव ज़्यादा। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग टर्म है। ठीक है। नहीं, नहीं, बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर कि मुझे भी ये चीज़ क्लियर नहीं थी, तो अच्छा हुआ मैंने ये आपसे आज क्लियर कर लिया कि HER2 जो है वो इट्स ऑपोज़िट वर्क्स, अगर जी। पॉज़िटिव है तो वो इट्स नॉट गुड। उसमें फिर ज़ाहिर है कि आपको हर्सेप्टिन देनी पड़ती है, यूजुअली 1 साल तक, 1 साल की ट्रीटमेंट होती है और उसके साथ कीमोथेरेपी देनी देनी पड़ती है एट लीस्ट फॉर 6 मंथ्स। हम अंदाज़ा लगा लें किसी को कीमोथेरेपी भी मिल रही है। मुझे साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल मैंने ज़ाहिर है उसकी डिटेल इतनी नहीं बताई, लेकिन सब लिखे हुए हैं स्लाइड्स के ऊपर। एक मरीज़ की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है इन ड्रग्स से। अब ज़ाहिर है हमारे पास जब यंग पेशेंट आते हैं, दे आर वर्किंग क्लास और फैमिली है, यंग फैमिली है, और सडनली हम जब उनको ये बताते हैं सारी चीज़ें, तो तकरीबन 1 साल तक उनकी जर्नी जो होती है हमारे साथ, वो उल्टी हो जाती है एक तरह से। सारी लाइफ उनकी एकदम से हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें अगर आप पॉजिटिव माइंडेड हैं और आप फाइट करेंगे, तो आई थिंक आई एम श्योर इम्यूनिटी हेल्प्स इन सम वेज़ एज़ वेल इन एनी कैंसर पेशेंट्स। तुमसे जब मेरा बात हो रही थी तो तुमने पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली लोग कंसल्ट करते हैं हर फील्ड के जी। अंदर लोगों को। तो पाकिस्तान में क्या वजह है कि लोग जो है वो यानी देर से आते हैं देखें, इस मामले में? एक तो हमारा कल्चरल अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है कि मरीज़ कहता है कि मुझे लंप है, मैं जाऊँगा, पता नहीं कौन डॉक्टर मुझे देखेगा, वो मर्द होगा, औरत होगी, एक वो फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा फैमिली फैक्टर होता है कि पता नहीं लोग मेरे घर में क्या सोचेंगे या रिश्तेदार क्या सोचेंगे, तो वो फैक्टर इंसान को निकाल देने चाहिए। आपकी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको खुदा ना खास्ता कैंसर की अलामत हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करें और हकीमों के पास और होम्योपैथ्स के पास ना जाएँ खुदा के लिए। अगर आपको ब्रेस्ट में कोई इश्यू है, तो उसमें होम्योपैथिक और हकीमों की दवाई नहीं होती। मेरे अपनी बड़ी क्लोज़ रिलेटिव्स 5 साल तक, आप इमेजिन नहीं करें, 5 साल तक होम्योपैथिक इलाज कराती रहीं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं उनका, और उनका स्टेज 4 कैंसर जब हो गया तब मुझे पता चला, और उनको उस वक़्त भी मैं उनकी उनकी उनके सिम्पटम्स इम्प्रूव कर सकता था, जितनी सफरिंग हो रही थी उनकी वो इम्प्रूव कर सकता था। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है मुझे उनकी बायोप्सी करवा के और उनकी ट्रीटमेंट सिम्पटम कंट्रोल करने के लिए शुरू करनी थी, लेकिन वो हमें मना कर दिया उन्होंने कि नहीं जी, हमें उन्होंने कहा था होम्योपैथिक डॉक्टर ने कि इस रसोली को चीरा नहीं लगवाना, जिस दिन आपने चीरा लगवाया ये कैंसर स्प्रेड हो जाएगा, जो कि टोटली रॉन्ग कांसेप्ट है। आई थिंक हमारे वहाँ ये भी है कि अगर आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो बायोप्सी करेगा या वो चीरा लगाएगा तो ये कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म होना चाहिए। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो प्लीज़ उसकी लुक आफ्टर करें। ये लाइफ अल्लाह ने आपको दी है, उसको 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 वेस्ट ना करें। वो बहुत मुफीद चीज़ है जो अल्लाह ने दी है। तो उसमें
उसमें शर्म और डर जो है ना, ये 2 फैक्टर मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में होते हैं जिससे। और हमारे मुल्क में देखिए माशाल्लाह इतनी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे शौकत खानम में मेरा मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, वो काम करता है, यहाँ आता रहता है, कॉन्फ्रेंसेज़ में मुलाकात होती रहती है, ज़ाहिर डिस्कशन होती है, एवरी ईयर आता है। अब ज़ाहिर कोविड की वजह से नहीं आ सका था लास्ट ईयर। इस तरह जितने भी बड़े सेंटर्स में लोग काम कर रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे कोलीग्स और बड़े अच्छे सर्जन्स और ऑन्कोलॉजिस्ट, वो सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उनको होती हैं और सारी ट्रीटमेंट जो यहाँ वेस्ट में हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है? ये काफ़ी जो मैंने आखिर में ये ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी बताई है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि ये इतनी बहुत बड़ी एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं होती है, तो ज़रा-सी ट्रेनिंग के बाद ये सर्जरी हो सकती है। तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और उसमें शर्म, झिझक और डर नहीं होना चाहिए। डर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे उसमें कि लोग डरते हैं कि ये मैं इसको कुछ करूँगा तो ये डेड हो जाएगा। तो उसको जितना पहले पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोग्नोसिस या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके हिसाब से अच्छी होगी। और एक चीज़ आपकी ही की बात में ऐड करता चला जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, यानी इंतहाई कॉमन है कि मशवरा जो हम करते हैं वो अपने हमसायों से करते हैं, बिल्कुल, अपने दोस्तों से करते हैं और अपने रिश्तेदारों से करते हैं। उनसे खुदारा मशवरा ना करें, क्योंकि वो इस फ़ील्ड के माहिर नहीं होते हैं। वो आपको बिल्कुल, जो मशवरा देंगे वो आपके दिमाग में कुछ एनग्रेव सा हो जाएगा और फिर बिल्कुल, आप उसको लेकर अपने दिमाग में चलते चले जाएँगे, लोगों के सामने लेके जाएँगे कि जी उसने तो मुझे ये कहा था या उसने मुझसे ऐसा बिल्कुल, ना करें। बिल्कुल, आप उस फ़ील्ड का जो जो मुतल्लिक डॉक्टर है उससे मशवरा करें और वो आपको जो गाइड करे, उसके ऊपर आप सेकंड ओपिनियन ले लें। उसमें मैं नहीं आपको बिल्कुल, मना करता कि आप सेकंड ओपिनियन ना लें, लेकिन प्लीज़ मशवरा उसी से करें जो उस फ़ील्ड का स्पेशलिस्ट हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मैं सही ज़रूर कहते सजेस्ट हैं आप। करूँगा। उसमें यही है कि जब ये बहुत इस कॉमन तरह चीज़ है। बिल्कुल सही कहा आपने और इस तरह जैसे लोग पार्टीज़ में जाते हैं या किसी घर जाते हैं, औरतें चूँकि शर्माती औरत जो है वो अपना एक्सपीरियंस उनको बताएगी कि अच्छा इसको ये हुआ था तो तुम ऐसा करो, इसमें थोड़ा-सा ये लगाओ, थोड़ा-सा वो हल्दी लगाओ, थोड़ा-सा ये करो और ये दवाई ले लो, तो ये इससे हो जाएगा। तो वो फिर महीना चला गया, 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए। तो वही है ना कि वो फिर जैसे आपने कहा कि कंसल्ट करें स्पेशलिस्ट को और ये काफ़ी कॉमन है। जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था कि देखें 1 इन 8 वुमेन्स इन द वर्ल्ड यूजुअली गेट्स ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है। तो इसको इसको ज़रा भी कोई भी सिम्पटम हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको अगर आप जाके चेकअप करा लेंगी और सब चीज़ें ठीक हैं तो एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है ना? तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और स्पेशलिस्ट के पास जाएँ प्लीज़। और मैंने आपको जैसे बताया शुरू की स्लाइड्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप में से किसी को कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी उन्होंने रिपोर्ट्स डिस्कस करनी है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ये मैंने एक नंबर शेयर किया है, ये मैंने यूरोलॉजी से रिलेटेड एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि मैं खुद उसको डील करता हूँ। तो अगर किसी के ज़हन में कोई यूरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हों, कोई पेशेंट हों जो कि डिस्कस करना चाहते हों, तो वो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज। तो वो मैं उनको वॉइस मैसेज के ज़रिए जवाब दे दूँगा। उसमें मैंने 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि तो जो भी मरीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करे या जिसको आप ये नंबर दें, तो वो अपनी ऐज और अपनी बीमारी का मुख्तसर ज़िक्र कर दे कि क्या प्रॉब्लम है और तीसरी चीज़ ये है कि उसको और कोई बीमारियाँ तो नहीं है, मिसाल पे शुगर, ब्लड प्रेशर, ताकि उसमें थोड़ी-सी मुझे आसानी हो जाएगी। ये लाइन 24 घंटे ओपन रहेंगी और जब मैं इस मैसेज को सुनूँगा तो मैं जवाब दे दिया करूँगा, लेकिन अगर कोई फेस टू फेस डिस्कस करना चाहता है, तो वो सैटरडे और संडे पाकिस्तान के वक़्त के हिसाब से 2 बज के 30 मिनट आफ्टरनून में से लेके 4:30 बजे तक कर सकता है, सैटरडेज़ और संडेज़ को। लेकिन पूरे हफ्ते वो मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज, वो मैं उसको जवाब देता रहूँगा और अकॉर्डिंगली मैं उसको गाइड कर दूँगा। तो ये वो फैसिलिटी है, मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ से प्रोवाइड कर दें लोगों के लिए, तो उनको एक बहुत अच्छी एक सपोर्ट मिल जाएगी। ये किसी एक्यूट प्रॉब्लम के लिए नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे प्रॉब्लम के लिए जिसमें लोग सफ़र कर रहे हैं बहुत अरसे से और उनको कोई इसके लिए एक मुतबादिल मशवरा नहीं मिलता, तो वो ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। पहले मैंने वेबसाइट पे शुरू किया था इसी की ज़ुमरुश की, लेकिन वहाँ पे लोगों के लिए पहुँचना ज़रा मुश्किल होता था क्योंकि वो थ्रू कंप्यूटर हो रहा था। अब जो है वो व्हाट्सऐप है, व्हाट्सऐप तो बहुत ही कॉमन है, हर एक के पास होता है स्मार्टफ़ोन, तो आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने शेयर कर दिया है चैट के अंदर। ये नंबर होगा जो फ़ोन पे आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरी साइट पे भी जो ज़ुमरुश.com की साइट है, उस पे भी हमने नंबर ये शेयर कर दिया है। तो मैं फिर डॉक्टर ज़ुबैर का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये 2 सेशन लेके बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर की
और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी जो आंतों के और जिगर के जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर आमिर सज्जाद, वो अवेलेबल हो जाएँगे, क्योंकि उन्होंने माज़रत की थी, कुछ उनके हॉस्पिटल में लोग कोविड की वजह से ऑफ सिक थे, तो उनको कवर करना पड़ा था वीकेंड्स वगैरह के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से हम ये सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे, यानी आंतों की बीमारियाँ और जिगर की बीमारियों से रिलेटेड। तो और आप इसको शेयर भी करते रहा करें, ताकि और लोग भी इससे मुतारिफ हो जाएँ। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है, सिर्फ वॉलंटरी काम है जो हम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इस सर्विस को यूज़ करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इस सेशन को हम जो है मैं देख लेता हूँ, कोई अगर क्वेश्चन तो नहीं है तो। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज़ बेझिझक आप क्वेश्चन करें, और विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट, और या फिर बाद में मुझे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई है इश्यूज़ या कोई डिस्कस करनी है किसी की रिपोर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अदनान राफ़ी है और जी। अगर आप इसको भी एक्सप्लोर करें, उसमें हमने देखा है कि बहुत से पेशेंट्स रिकवर हुए हैं प्री यानी कैंसर स्टेज के या कैंसर स्टेज में कोई अगली तीसरी जो स्टेजेस होती हैं उसके भी क्लियर हुए हैं। तो क्या पबमेड में जाके इसका गैनोथेरेपी गैनोथेरेपी आप ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि नई-नई चीज़ें भी हैं, तो इसको भी देखें। लेकिन वही है मसला इसमें कि नई चीज़ें हैं, वेदर दे आर साइंटिफिकली प्रूवन और नॉट, क्योंकि उसमें फिर मरीज़ जी, दूसरे जी। ट्रैक पे भी जा सकता है। उसकी जी, जी। रिसर्च होनी चाहिए और उसकी ट्रायल्स होनी जी, चाहिए, ताकि वो पता चले कि वो जी। इफेक्टिव। मैंने तो इसका नाम नहीं सुना कभी गैनोथेरेपी का। इसके इसके नहीं, केमो नहीं, गैनोथेरेपी, गैनो नहीं, नहीं, गैनो। G-A-N-O। जी, मैंने लिखा है GYNO, गैन। जी, उसमें गैनोथेरेपी। मैं जी, ऐड करता चला जाऊँ कि शुगर के लिए भी बहुत सारी लोग थेरेपीज़ बताते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि वो अपनी नॉर्मल थेरेपी को स्टॉप ना करें। उसके साथ अगर वो ऐड कर सकते जी, हैं तो जी, ज़रूर ऐड कर करते लें, हैं। जी, लेकिन नॉर्मल थेरेपी को स्टॉप ना करें, क्योंकि वो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस अगर खुदा-ना-खास्ता डेवलप होने शुरू हो जाती हैं, तो फिर प्रॉब्लम होता है। असल में देखिए शुगर यानी का हमारे इलाज तो ये मैंने खुद किया कज़न है अपना, 15 साल से शुगर मैंने भुगती है। हाँ, 15 साल। नहीं, नहीं, वो बिल्कुल सही है। वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी उसमें नहीं, बस यही है कि जी, जी। उसमें जो दवाइयाँ साथ लेता साइंटिफिकली रहा जो उसके हम बाद बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। उसमें बस जो मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था अदनान भाई, कि साइंटिफिकली जो है ना वो ये है कि हम जो भी स्टडीज़ होती है उसमें हम इंडिविजुअल केसेस को पिक नहीं करते, बल्कि हम काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को स्टडी करके देखते हैं कि उनको दवाइयों से फ़ायदा हुआ या नहीं। लेकिन इसमें ये कोई शक नहीं है कि दवाइयाँ लेनी चाहिए, और तरीके की दवाइयाँ ट्राई करनी चाहिए। लेकिन ये कि उसमें अपनी जो नॉर्मल दवाई है उसको नहीं छोड़ना ये चाहिए। ये वो बड़ा जी, एक बिल्कुल, इम्पोर्टेंट ये ये एग्री जैसे मैं मैंने करता हूँ अभी आपसे, अभी देखा है इसको, ये जैसे आप बता रहे हैं, अब ये डिटॉक्सिफिकेशन है, ज़ाहिर है डिटॉक्सिफिकेशन इज़ अ गुड थिंग फॉर एनी डिज़ीज़, लेट अलोन कैंसर। लेकिन उसको अगर आप कर सकते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ और आप फ़ायदा हो रहा है आपको, तो दैट्स फाइन। लेकिन आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस। इसके अलावा कोई और कमेंट या हो तो, और तो इंशाअल्लाह फिर अगले संडे को फिर यानी इस फोरम में दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम।